प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने कुछ कोलाइड कणों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कोलाइड कणों के भौतिक गुणों के अंतर्गत अणुभार और परासरण दाब के बारे में बात करेंगे। परासरण दाब और अणुभार। परासरण दाब का मतलब है विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन परासरण दाब कहलाता है। परासरण कहलाता है और इसी स्थिति में जो दाब सतह पर बनता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें विलेय के अणु नहीं जाते हैं, केवल विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। कोलाइड कण आणविक कणों के संगुणन से बनते हैं या आणविक कण एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो कोलाइड कण बन जाते हैं। अतः इनकी कोलागेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होती है, क्योंकि ये गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अतः इनके संगुणन के आधार पर कणों की संख्या घटती है और इनका अणुभार बढ़ता है। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या वैद्युत गुणधर्म। वैद्युत गुणधर्म के अंदर वैद्युत गुणधर्म की बात करते हैं तो वैद्युत गुणधर्म में प्रत्येक कोलाइड कण का आवेशित होना इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी एक कोलाइड निकाय के प्रत्येक कोलाइड कण पर किसी एक चिन्ह का तथा परिक्षेपण माध्यम पर उसके विपरीत चिन्ह का आवेश होता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण निकाय वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इन समान आवेशित कणों में परस्पर प्रतिकर्षण बल सक्रिय होता है, अतः वे एक दूसरे के पास आने पर एक दूसरे के निकट आने पर वो स्कंदित या समुचित नहीं होते हैं और कोलाइड कणों के स्थायित्व का भी यही कारण है। कोलाइड कणों में जो आवेश का उद्गम है उसकी विभिन्न धारणाएं हैं। कोलाइड कणों में जो आवेश उद्गम है या आवेश का जो स्रोत है उसके बारे में दो सिद्धांत हैं। एक है पुराना सिद्धांत और दूसरे हैं नई सिद्धांत। ओल्ड थ्योरीज, ओल्ड व्यूज और मॉडर्न व्यूज। जो ओल्ड व्यूज हैं वो कहते हैं कि आयन के कारण आवेश उत्पन्न होता है और कोलाइड कण आयनों में विभक्त हो जाते हैं और वे उन पर जो आवेश होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। और मॉडर्न व्यूज कहते हैं कि आयनों का कौन से आयन का प्राथमिकता से अधिशोषण हुआ है उस आधार पर उस पर आवेश उपस्थित होता है। इसकी थ्योरी के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब हम यहाँ पर आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें हम विद्युत कण संचलन की बात करते हैं। विद्युत कण संचलन और कैटाफोरोसिस या धन कण संचलन इसे कहते हैं। इसको सर्वप्रथम लिंडर और पिक्टन ने प्रदर्शित किया था। तो इन्होंने इसके प्रभाव को अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही सरल उपकरण को प्रयुक्त किया था। इस उपकरण में एक यू नली लगी हुई है, तो आपको स्क्रीन पर जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक यू नली होती है। इसमें नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो कीप के आकार के कुंड से जुड़ा हुआ होता है। सर्वप्रथम यू नली में जल की थोड़ी सी मात्रा ले ली जाती है तथा कुंड में सॉल की आवश्यक मात्रा डाल दी जाती है। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुंड सा बना हुआ और उसके नीचे एक पिंच कॉक लगी हुई है या स्टॉप कॉक लगा हुआ है। तो जो कुंड है उसके अंदर हम सॉल की मात्रा को रख देते हैं। यू ट्यूब के दोनों में जो है उसमें जल की मात्रा भरी हुई है। अब इसमें जो है जो रोशनी है उसको या स्टॉप कॉक है उसको थोड़ा सा खोल दिया जाता है। कुंड में रखा कुछ सॉल यू नली में प्रवेश कर देता है। इस प्रकार यू नली के दोनों तरफ जल ऊपर होता है और सॉल नीचे रहता है और जल और सॉल के अंदर एक स्पष्ट लाइन हमें दिखाई देती है।
उसके बाद हम जल और सॉल में एक स्पष्ट रेखा दिखाई दे रही है। उसके बाद इलेक्ट्रोडों को, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को जल की इन परतों के बीच में रखकर 50 से 20 वोल्ट का इसमें विभव प्रयुक्त किया जाता है। इस स्थिति में कोलाइड कण गतिशील होते रहते हैं और इसकी गतिशीलता हमें लेंस या कैथोडोमीटर से दिखाई देती है। कण यदि ऋण आवेशित हो, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का सेल हो, तो वो कण विपरीत आवेश की तरफ चलेंगे। यदि धन इलेक्ट्रोड है तो ऋण की तरफ जाएंगे और ऋण इलेक्ट्रोड है तो वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ सॉल के आयनों का गमन होता है उस तरफ जल की मात्रा जो है वो जल की मात्रा के लेवल में जो है वो परिवर्तन होता है और गति की दिशा के ज्ञान धन इलेक्ट्रोड की ओर जैसे गति कर रहे हैं तो उसकी गति की दिशा से ध्यान से कणों पर स्थित आवेश के चिन्ह से उसका ज्ञान कर लेते हैं और इस विधि के द्वारा कोलाइडी कणों के वेग का भी निर्धारण किया जा सकता है। यदि 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की उपस्थिति में 1 सेकंड में कोलाइड कणों के द्वारा पार की गई दूरी को वैद्युत कण संचलन गतिशीलता या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहा जाता है। यानी 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जब उसके अंदर हो तो उसकी उपस्थिति में कोलाइड कण 1 सेकंड में कितनी दूरी पार करते हैं उसको वैद्युत कण संचलन गतिशीलता या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहा जाता है। साधारणतः कोलाइड कणों की गतिशीलता का मान 10 to 60 यानी 10 से 60 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति वोल्ट की कोटि का होता है। यानी कोलाइडल गतिशीलता का जो मान है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का मान एवरेज यदि औसत माना जाए तो 10 से लेके 60 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड पर वोल्ट की ऑर्डर का होता है। यदि वैद्युत दिक् स्तर के समांतर प्लेट कंडेंसर के रूप में यदि उनसे काम में लिया जाता है तो इसका जो पोटेंशियल है उसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम जीटा के द्वारा डिनोट करते हैं और इसका मान जी, देखो बड़ा सा जी बनाकर लिखा हुआ है हमने, उसका जो नीचे का पार्ट है वो छोटा सा है। तो ये जीटा पोटेंशियल का मान इजिकल टू होता है 4 पाई नीटा यू अपॉन डी के बराबर होता है। यहाँ पर यू कणों की वैद्युत कण संचलन गतिशीलता है, नीटा विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है और डी यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि परिक्षेपण माध्यम जल लिया जाता है तो यह 80 या 85 के बीच में होता है। कोलाइड कणों की गतिशीलता अलग अलग होती है, अतः कोलाइड कणों के मिश्रण में से विभिन्न कणों को पृथक करना संभव है और ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रोफोरोसिस या धन कण संचलन वाला जो विधि है ये मुख्य रूप से कोलाइड कणों के मिश्रण में से प्रोटीन को, पॉलीसेकेराइड को, न्यूक्लिक एसिड को और ऐसे बहुत सारे पदार्थों के शुद्धिकरण में काम में आती है। और विद्युत कण संचलन की जो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक की प्रॉपर्टी है इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। नंबर 1 है कोलाइड कणों पर आवेश के निर्धारण में, यानी वैद्युत क्षेत्र में कोलाइड कणों के आवेश का ज्ञान उसके चालन की दिशा के आधार पर किया जाता है। यदि जो कण हैं कोलाइड कण ऋणावेश की तरफ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं इसका मतलब वह धनावेशित कोलाइड कण हैं और यदि वे धनावेशित की तरफ जाते हैं या एनोड की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऋणावेशित कण हैं।
इनका उपयोग होमोजेनिसिटी को पहचान करने के में और उनका निर्धारण करने में किया जाता है। इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता कोलाइड कणों के विरंचन और पृथक्करण में, यानी कोलाइड कणों के बनाने और सेपरेशन के अंदर भी इनका महत्व होता है। इसके अलावा जो सीवेज वगैरह के पदार्थ हैं उनके प्यूरिफिकेशन में काम में आता है। इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ रबड़ में होता है यूज़, और मेडिसिन्स और एंजाइम के प्रभाजीकरण में या उनके पृथक्करण में भी इसका काम लिया जाता है। और इसका और एक महत्वपूर्ण उपयोग है जो धुएं से कार्बन कणों को हटाने में भी ये काम में आता है। तो इस तरह से जो विद्युत कण संचलन की विधि है उसके बहुत से उपयोग हैं। अब हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को हम वैद्युत अंतःपरासरण के नाम से जानते हैं, जिसे र्यूस या पोरेट नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या विद्युत परासरण। विद्युत परासरण का अध्ययन करने के लिए र्यूस और पोरेट ने एक उपकरण बताया, और इस उपकरण में परासरण, इससे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई कि परासरण का मतलब है विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। इसमें काम आने वाला उपकरण रेखीय चित्र उसका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको देखने से पता चलता है कि इसके अंदर हमने 3 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, और ए तथा बी, ए बी और सी 3 कंपार्टमेंट में से बीच के कंपार्टमेंट में कोलाइड उपस्थित होता है, और शेष 2 कंपार्टमेंट के अंदर जल उपस्थित होता है, और दोनों साइड वाले कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। बीच वाले कंपाउंड में कोलाइड है। तीनों कंपार्टमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होते हैं। जब भी इनमें जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, कोलाइड कण अपने से विपरीत आवेश की ओर, अपने ऊपर जो उनके ऊपर चार्ज है उससे विपरीत आवेश के चार्ज की तरफ, चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है, और उस तरफ इनका मूवमेंट होने से उस तरफ जो साइड में ट्यूब में जल की मात्रा है उसका मान बढ़ जाता है। तो यदि आप इसको रेखीय रूप से डायग्राम को देखें तो स्क्रीन में उपकरण के केंद्रीय कक्ष में कोलाइडल विलयन लिया है। जल जो कि जल से भरे ए और बी कंपार्टमेंट से M1 और M2 अपोहन झिल्लियों या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक है। कक्ष ए में एक धन इलेक्ट्रोड है तथा कक्ष में एक बी में ऋण इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ए और बी कक्षों को पार्श्व नलियां या साइड ट्यूब D1 और D2 के साथ जोड़ा जाता है। झिल्लियों के कारण कोलाइड कणों की गति रुकी रहती है, इसीलिए जब इलेक्ट्रोडों के मध्य हम विभवांतर या पोटेंशियल लगाते हैं तो ए और बी कणों में से केवल जल ही विलायमान होता है। यदि कोलाइड कण धनावेशित हो तो जल ऋणावेशित होगा। ऐसी स्थिति में जल एनोड की तरफ गति करेगा और इसके परिणाम स्वरूप D1 का जल स्तर बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि कोलाइड कणों में ऋणावेश होगा तो जल पर धनावेश होगा। इस स्थिति में जल नलिका D2 में जल का स्तर ऊपर चढ़ेगा। तो जल के स्तरों में अंतर D1 माइनस D2 इजिकल टू H के आधार पर परासरण दाब की गणना की जा सकती है, और हम सब जानते हैं परासरण दाब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है P इजिकल टू HdG। अब हम बात करते हैं विद्युत परासरण के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं।
विद्युत परासरण का मुख्य उपयोग शुद्ध कोलाइड बनाने के काम में आता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है पीट और क्ले के शुष्कन में। तीसरा इसका उपयोग है चर्म शोधन में और चौथा उपयोग है उच्च स्तर पर गोंद एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले इमल्शन के लिए जिलेटिन के निर्माण में। तो इस तरह से आपको हमने विद्युत परासरण के बारे में बताया। इससे आगे के लिए आप अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।